नमस्कार। मैराथन 06 के टेस्ट सीरीज इस शेड्यूल में आपका स्वागत है। हम विज्ञान विषय की बात करेंगे और विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनकी आपको जो है व्याख्या सहित यहाँ हल मिलेगा। पहला क्वेश्चन है आपका, भोजन का वह अवयव जिसका पाचन मुख में नहीं होता है। क्योंकि भोजन का पाचन मुख से स्टार्ट हो जाता है। भोजन के अंदर जो है पाचन तंत्र में हम बात करें तो मुख, फिर ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, इसमें जो है भोजन का प्रारंभ आपका मुख से हो जाता है। तो भोजन का वह अवयव जिसका पाचन मुख में नहीं होता है। देखो, पहला है शर्करा। ये आपका जो है कार्बोहाइड्रेट का एक भाग है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का भाग है शर्करा। शर्करा, स्टार्च और ग्लूकोज। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के पार्ट हैं। शर्करा, स्टार्च और ग्लूकोज, इनका पाचन मुंह से प्रारंभ हो जाता है क्योंकि मुख के अंदर लार ग्रंथियां, सेलेवरी जो है ग्लैंड पाई जाती हैं और ये टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइमों का स्त्रावण करती हैं और एमाइलेज एंजाइम का स्त्रावण करती है, जिससे कार्बोहाइड्रेट के कुछ कंपोनेंट है जैसे शर्करा, स्टार्च, ग्लूकोज, इनका पाचन मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन देखिए, शर्करा, प्रोटीन, स्टार्च और ग्लूकोज। अब देखो, शर्करा का, स्टार्च का और ग्लूकोज का पाचन आपका मुख से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन मुख से प्रारंभ नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन मुख से प्रारंभ नहीं होता है। प्रोटीन का पाचन जो है आमाशय से स्टार्ट होता है। देखो, सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्न में से दंत सूत्र है। निम्न में से कौन सा दंत सूत्र है? दांतों की संख्या एक वयस्क मनुष्य के लिए बात करें, वयस्क मनुष्य, वयस्क मनुष्य में टोटल 32 जो है टीथ होते हैं, 32 दांत होते हैं। और दांत जो है टोटल 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, आपका प्रीमोलर और मोलर, ICPM। देखो, और इनका फॉर्मूला होता है 21 23, 21 23, 21 23 इंटू 2। देखो, ऊपरी जबड़े में 16 और निचले जबड़े में जो है 16, 16 और 16 32 हो गई। और उनकी जो है संख्या इस प्रकार फॉर्मूले से काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ 21 23 अपॉन 21 23 जो है 21 23 बट्टे 21 23 इंटू 2। संख्या टोटल, जैसे इंसीजर की टोटल संख्या चाहिए तो 2 और 2 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल संख्या आ जाएगी। यहाँ अगर जो है कुल संख्या हमें निकालनी हो तो 2 और 2 4, और 4 और 2 को गुणा करेंगे 8। इस प्रकार से इंसीजर की टोटल संख्या 8 होती। इस प्रकार से अगर कैनाइन की टोटल संख्या चाहिए तो ऊपरी जबड़े में एक, निचले जबड़े में एक, एक और एक 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, आपका 2 2 4, ये 4। ऐसे ही प्रीमोलर, प्रीमोलर की संख्या टोटल चाहिए तो 2 और 2 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, तो ये संख्या हो गई 8। उसके बाद में यहाँ 3 और 3 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12, और इस प्रकार से टोटल जोड़ेंगे 8 और 4 12, 12 और 12 24, 24 और 8 32, टोटल जो है संख्या हो गई 32। इस प्रकार से वयस्क मनुष्य में दंत सूत्र हो गया 21 23, 21 23 बट्टे 21 23 इंटू 2। देखो, 21 23 अपॉन 21 23 इंटू 2, 21 23 बट्टे 21 23 गुणा 2, तो ये दंत सूत्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो, लार ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित हार्मोन जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक हैं। लार ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित हार्मोन जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक हैं। टाइलिन, लाइसोजाइम, ट्रिप्सिन, म्यूकस। अब इसमें देखो, जैसे आपका जो ट्रिप्सिन है, इसका स्त्रावण तो जो है अग्नाशय करती है, एक मिश्रित ग्रंथि।
अग्नस। लार ग्रंथियां जो है टाइलिन, लाइसोजाइम और म्यूकस का स्त्रावण करती है। अगर इसके अंतर्गत बात करें तो म्यूकस जो है भोजन को लचीला बनाता है, चिपचिपा बनाता है, चिपचिपा बनाता है, लचीला बनाता है। इसका मतलब ये पाचन का काम नहीं कर रहा है। और जो लाइसोजाइम है, हालांकि थोड़ा बहुत ये पाचन कर सकता है, लेकिन लाइसोजाइम मेनली जो है बैक्टीरिया को मारता है। भोजन के साथ में जो सूक्ष्म जीव प्रवेश करते हैं उनको मारने का काम करता है लाइसोजाइम। और जो है कौन है? टाइलिन। तो टाइलिन जो है कार्बोहाइड्रेट की पाचन में सबसे सहायक एंजाइम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा टाइलिन। लार ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित टाइलिन एंजाइम जो आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक है टाइलिन एंजाइम। तो लार ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित जो टाइलिन आपका एंजाइम है, ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमाशय द्वारा स्त्रावित HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण कौन सी सेल्स करती है, कौन सी कोशिकाएं करती हैं? देखो, जो आमाशय है ये जे आकार का एक थैला होता है, इस प्रकार से ये आमाशय है। और इसके जो है टोटल आपके 3 सेक्शन होते हैं। ये जो है कार्डियक भाग होता है, कार्डियक कार्डियक भाग। ये जो नेक्स्ट सेक्शन है इसको हम फंडिस या फंडस कहते हैं, फंडस सेक्शन। और अंतिम जो सेक्शन होता है इसको पाइलोरिक भाग बोलते हैं, पाइलोरिक सेक्शन, पाइलोरिक सेक्शन। अब देखो, ये वाला जो कार्डियक सेक्शन होता है इसकी कुल सेल्स होती, कोशिकाएं होती, जिसको ऑक्सीटिक सेल बोलते हैं। ऑक्सीटिक सेल, इसके अंदर जो है ऑक्सीटिक सेल होती हैं। और ये जो ऑक्सीटिक सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, इस प्रकार की जो ऑक्सीटिक कोशिकाएं होती हैं ये HCl का स्त्रावण करती हैं। ऑक्सीटिक सेल कोशिका, ये ऑक्सीटिक जो कोशिका होती है ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्त्रावण करती हैं। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl है, ये HCl आपके जो बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं शरीर के अंदर भोजन के माध्यम से, उनको जो है मारने का काम करता है। साथ ही जो भोजन के पाचन में भी सहायक होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl का स्त्रावण ऑक्सीटिक सेल करती हैं। और जब HCl का स्त्रावण अधिक हो जाता है हमारे शरीर में, उस स्थिति में शरीर के अंदर, पेट के अंदर बन जाती है एसिडिटी। एसिडिटी, जब HCl का स्त्रावण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण अधिक हो गया, HCl अधिक मात्रा में स्त्रावित हो गया, तो शरीर के अंदर, पेट के अंदर एसिडिटी बन जाएगी और गैस बन जाएगी। उस स्थिति में जो हम बोलते हैं एसिडिटी हो गई है। तो हम क्या करते हैं? इनो प्रयुक्त करते हैं। और इनो को कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रयुक्त किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रयुक्त किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल्ट वॉइस, MgOH होल्ट वॉइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रयुक्त किया जाता है जब एसिडिटी हो जाती है, तो एंटा एसिड के रूप में या एंटी एसिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम में लिया जाता है। जब HCl का स्त्रावण ज्यादा हो जाता है, कार्डियक सेक्शन के अंदर जो ऑक्सीटिक सेल होती हैं ये HCl ज्यादा स्त्रावित कर देती हैं, उस स्थिति में पेट के अंदर क्या हो जाता है? एसिडिटी बन जाती है। और एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कई बार क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा गया है कि जब एसिडिटी हो जाती है तो एंटी एसिड के रूप में एक क्षारीय पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है, जिसका नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH2, MgOH2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55। आमाशय द्वारा स्त्रावित जठर रस जो दूध के पाचन में सहायक हैं। आमाशय द्वारा स्त्रावित जठर रस। अब देखो, अभी हम बात कर रहे थे कि आमाशय एक जे आकार का जो है थैला है, इस प्रकार से जे एक्शन है, और इसके जो है जे सेक्शन के टोटल 3 कंपोनेंट होते हैं। 3 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। ये कार्डियक सेक्शन है, यहाँ वाला कार्डियक सेक्शन। दूसरा आपका जो है फंडस सेक्शन है, इसमें रूजी टाइप की जो है स्ट्रक्चर पाई जाती है। और जो थर्ड सेक्शन है इसके अंदर पाइलोरिक सेक्शन बोलते हैं, और इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां। और ये जो जठर ग्रंथियां होती हैं
ये गैस्ट्रिक जूस का स्त्रावण करती है, जठर रस का स्त्रावण करती है। दो प्रकार के जठर रस का स्त्रावण होता है, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन दो प्रकार के जो है जठर रस का स्त्रावण किया जाता है, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन, रेनिन, पेप्सिन और रेनिन हमें याद रखना है। आमाशय दो प्रकार के जठर रस का स्त्रावण करती है, मेनली आमाशय द्वारा स्त्रावित जठर रस। आमाशय द्वारा स्त्रावित जठर रस, देखो आमाशय, आमाशय यानी कि अमा, और अमा क्या देती है, प्यार देती है, पी आर, पेप्सिन और रेनिन। अम्मा प्यार देती है, प्यार से बतलाती है, अपने बच्चों को प्यार देती है अम्मा, अम्मा यानी माँ। तो उस स्थिति में जो है पेप्सिन और रेनिन का स्त्रावण कौन करता है, आमाशय करता है। पेप्सिन और रेनिन का स्त्रावण आमाशय करता है। देखो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। और जो है रेनिन ये कैसीन यानी कि दूध का पाचन करता है, दूध का पाचन करता है। अब देखिए प्रश्न क्या है, आमाशय द्वारा स्रावित जठर रस जो दूध के पाचन में सहायक हैं, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन और एमाइलेज। देखो पेप्सिन प्रोटीन को बचाता है, और यहाँ रेनिन, रेनिन आपका जो है दूध का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है, कैसीन या दूध का पाचन करने वाला एंजाइम जो है आपका क्या हो गया, रेनिन। सही आंसर क्या हो जाएगा, रेनिन, दूध का पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्नाशय की बीटा सेल्स बीटा कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित हार्मोन है। अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित हार्मोन है। अग्नाशय जो है इस प्रकार से आपकी आमाशय के पास में जो है यू आकार की एक मिश्रित ग्रंथि है, और इसके अंदर जो है कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है, जिसको हम लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं बोलते हैं। और इस लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं के अंदर इसमें जो आपके तीन प्रकार की सेल्स पाई जाती है, अल्फा कोशिकाएं, अल्फा सेल, बीटा कोशिकाएं, बीटा सेल, बीटा सेल, बीटा कोशिकाएं, और तीसरी जो है गामा सेल, गामा कोशिकाएं, गामा कोशिकाएं। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्रावण करती है। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, अग्नाशय की जो बीटा सेल्स होती है वो कौन से हार्मोन का स्त्रावण करती है। देखो इसकी जो अल्फा सेल होती है, अल्फा कोशिकाएं होती है, ये अल्फा कोशिकाएं ग्लूकोगॉन हार्मोन का स्त्रावण करती हैं, ग्लूकोगॉन, ग्लूकोगॉन हार्मोन का स्त्रावण करती है। जो इसकी बीटा सेल्स होती हैं ये इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण करती है, इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज आपका जो है मेलिटस बीमारी हो जाती है, जिसको हम शुगर बोलते हैं। यानी इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाता है, जिसको डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। अब की जो है बीटा सेल्स स्त्रावित करती है इंसुलिन, और जो गामा सेल्स होती है ये सोमेटोस्टेनिन हार्मोन का स्त्रावण करती है, सोमेटोस्टेनिन। ये मिश्रित ग्रंथि है, अग्नाशय यू आकार की एक मिश्रित ग्रंथि है जो आपके एंजाइम का भी स्त्रावण करती है और हार्मोनों का भी स्त्रावण करती है। और इसके अंदर जो है कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है, जिसको हम लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं बोलते हैं। और जो ये लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं होती है, तीन प्रकार की सेल्स होती है, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और जो है गामा कोशिकाएं। अल्फा सेल, बीटा सेल और जो है गामा सेल। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकोगॉन हार्मोन का स्त्रावण करती है, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण करती है, और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलिटस या मधुमेह नाम की बीमारी हो जाती है, जिसको हम शुगर बोलते हैं। और जो आपकी गामा सेल होती है ये सोमेटोस्टेनिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। यहाँ हमारा क्वेश्चन है, अग्नाशय की जो बीटा सेल्स होती हैं, बीटा कोशिकाएं कौन से हार्मोन का स्त्रावण करती है, इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्नाशय द्वारा स्त्रावित एंजाइम जो प्रोटीन के पाचन में सहायक है। अग्नाशय जो है तीन तरीके के, जो ये अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो आपके इसके अंदर विभिन्न प्रकार की सेल्स का समूह पाया जाता है, यानी ये हार्मोन का भी स्त्रावण करती है और ये एंजाइम का भी स्त्रावण करती है। अग्नाशय हार्मोन का भी स्त्रावण करती है और एंजाइम का भी स्त्रावण करती है, और ये तीन तरीके के एंजाइमों का स्त्रावण करती हैं, जिसके अंदर आपका ट्रिप्सिन,
ट्रिप्सिन, एमाइलेज, एमाइलेज और लाइपेज। यहां पे आपको पूछा गया है अग्नाशय द्वारा स्त्रावित कौन सा एंजाइम जो प्रोटीन के पाचन में सहायक है। प्रोटीन की पाचन में सहायक है ट्रिप्सिन। देखो हमने जब पहले बात की थी, जैसे प्रोटीन का जो पाचन होता है पहले होता है पेप्टॉन में। पेप्टॉन में प्रोटीन को तोड़ा जाता है पेप्टॉन के अंदर, और इसको जो है पेप्टॉन के बाद में तोड़ा जाता है पेप्टाइड में। पेप्टाइड में, और पेप्टाइड के बाद में इसको तोड़ा जाता है एमिनो आम्ल में। एमिनो आम्ल में। देखो प्रोटीन को आपका पेप्सिन, प्रोटीन को पेप्सिन पेप्टॉन में तोड़ता है, पेप्सिन का स्त्रावण आमाशय करता है। उसके बाद में पेप्टॉन को पेप्टाइड में ट्रिप्सिन तोड़ता है, ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन। उसके बाद में पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में इरिप्सिन तोड़ता है, इरिप्सिन। इस प्रकार से प्रोटीन कई स्टेप में जब टूटता है तब जाके एमिनो अम्ल के रूप में पाचित होता है, आपका डाइजेस्ट होता है। तो प्रोटीन को पेप्सिन पेप्टॉन में तोड़ता है, पेप्टॉन को पेप्टाइड में ट्रिप्सिन तोड़ता है, और पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में इरिप्सिन तोड़ता है। तो इस प्रकार से प्रोटीन का पाचन आपका जो है 3 फेज के अंदर हो गया, 3 स्टेप के अंदर हो गया। पहले प्रोटीन पेप्टॉन में, पेप्टॉन पेप्टाइड में, पेप्टाइड आपका एमिनो अम्ल में। अब क्वेश्चन देखो, अग्नाशय द्वारा स्त्रावित एंजाइम जो प्रोटीन के पाचन में सहायक हैं, कौन सा हो गया? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरिप्सिन, लाइपेज। देखो पेप्सिन का स्त्रावण कौन करता है? आमाशय करता है। ट्रिप्सिन का स्त्रावण कौन करता है? अग्नाशय करता है। अग्नाशय, अग्नाशय। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो गया? ट्रिप्सिन। इरिप्सिन जो है ये भी प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन जो है इसका स्त्रावण यकृत करती है। लाइपेज का स्त्रावण जो है अग्नाशय करता है, लेकिन लाइपेज प्रोटीन का पाचन नहीं करता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें अग्नाशय द्वारा स्त्रावित एंजाइम जो प्रोटीन के पाचन में सहायक है, अग्नाशय 3 प्रकार के एंजाइमों का स्त्रावण करता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज की बात करें कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और लाइपेज वसा और लिपिड का पाचन करता है। इस प्रकार से यहाँ राइट आंसर हो गया आपका ट्रिप्सिन, जो अग्नाशय द्वारा स्त्रावित है और इसका जो है प्रोटीन को पचाने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पित्त रस का संग्रहण कहाँ होता है? ये एक क्षारीय पदार्थ है। देखो हमारे शरीर के अंदर जो है यूं त्रिभुज नुमा एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम लीवर या यकृत बोलते हैं। लीवर, लीवर। और ये जो लीवर है ये एक क्षारीय पदार्थ पित्त का स्त्रावण करती है। जो एंजाइम नहीं है, एक क्षारीय पदार्थ है, क्षारीय रसायन है, और इसका स्त्रावण जो है यकृत या लीवर द्वारा किया जाता है। और ये आपका जो पित्त है, पित्त वसा को वशीय अम्ल में तोड़ता है और वसा के पाचन में सहायक है। वसा को वशीय अम्ल में तोड़ता है और फैट को, वसा को पचाने में सहायक है आपका यकृत या लीवर। इस प्रकार से पित्त का स्त्रावण पूछा जाए तो आपका जो है हो जाएगा यकृत या लीवर, और इसका जो पित्त का संग्रहण रहता है वो रहता है पित्ताशय के अंदर। पित्ताशय में जो है संग्रहण होता है, पित्त का जो संग्रहण होता है ये पित्ताशय में होता है। तो इस प्रकार से इसको इंग्लिश में गॉल ब्लेंडर कहा जाता है। कई बार इंग्लिश वर्जन पूछ लिया जाए तो हमें ध्यान रखना है गॉल ब्लेंडर, ब्लेंडर। तो पित्त का संग्रहण कहाँ रहता है? पित्ताशय के अंदर। और पित्त का स्त्रावण कौन करता है? लीवर। पित्त क्या काम आता है? एक क्षारीय रासायनिक पदार्थ है जो वसा को वसीय अम्ल में तोड़ता है, यानी कि फैट के पाचन में सहायक है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपका क्या है? पित्त का संग्रहण कहाँ होता है? तो उस स्थिति में राइट आंसर हो जाएगा पित्ताशय में। पित्त का संग्रहण होता है पित्ताशय के अंदर, और पित्त का स्त्रावण कौन करता है? लीवर या यकृत। ठीक है, सबसे बड़ी आपकी जो है पाचन ग्रंथि है जो पित्त का स्त्रावण करती है, और पित्त का संग्रहण पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट देखिए, ग्रास नली यानी फूड पाइप में अर्धठोस भोजन कहलाता है। भोजन जो है मुख से बाद में, जैसे ये आपका मुख है, मुख से भोजन ग्रास नली में प्रवेश करता है और उसके बाद में आमाशय के अंदर पहुंचता है।
तो इसको हम जो है फूड पाइप या ग्रास नली बोलते हैं, ग्रास नली या फूड पाइप। और भोजन मुख से थोड़ा बहुत लार ग्रंथियों द्वारा जो पचित भोजन है और जो है आपके म्यूकस एंजाइम से उसको लचीला बनाया हुआ है, वो यहाँ पे इस प्रकार से कर्मानुकुंचन गति करते हुए पहुंचता है आमाशय के अंदर। और इसमें जो भोजन होता है अपचित भोजन या जो इसका सेमी सॉलिड होता है, अर्ध ठोस होता है, उस भोजन को जो है बोला जाता है बोलस। उसको हम बोलते हैं बोलस, बोलस। तो आपका प्रश्न है ग्रास नली में अर्ध ठोस भोजन क्या कहलाएगा? काइम। काइम जो है आमाशय में पहुंचता है, उसके बाद में काइम बोलते हैं। उसके बाद में बोलस, बोलस राइट आंसर है। रफेज, रफेज खाद्य रेशे को बोलते हैं जो मनुष्य के शरीर में पाचन नहीं होता है। और नेक्स्ट आपका है सीकम, जो आपके बड़ी आंत का पहला भाग है सीकम। तो ये भी राइट आंसर जो है आपका हो गया बोलस, बोलस। ग्रास नली में अर्धठोस भोजन कहलाता है बोलस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वसा के पाचन में सहायक एंजाइम है फैट। फैट को डाइजेस्ट करने में कौन सा एंजाइम सहायक है? लाइपेज, ट्रिप्सिन, रेनिन और पेप्सिन। देखो पेप्सिन प्रोटीन को बचाता है, ये प्रोटीन के पाचन में सहायक है। रेनिन दूध को बचाता है, दूध को बचाने में सहायक है। और ट्रिप्सिन ये भी प्रोटीन को बचाता है। तो कौन रह गया? लाइपेज, ये वसा और लिपिड के पाचन में सहायक है। राइट आंसर हो गया लाइपेज, वसा के पाचन में सहायक है, फैट को बचाने में, फैट को डाइजेस्ट करने में सहायक है आपका लाइपेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव आहार नाल में भागों का सही क्रम है। मानव का जो आहार नाल है उसके अंदर जो है उनका सही सीक्वेंस है। अगर जो हम आहार नाल की बात करें तो आहार नाल आपका जो है मुख से स्टार्ट होता है, जैसे ये मुख है, और मुख के बाद में भोजन पहुंचता है ग्रास नली के अंदर। सबसे पहले मुख, और मुख के बाद में ग्रास नली, फूड पाइप, ये ग्रास नली, ग्रास नली। उसके बाद में यहाँ एक जे आकार का थैला लगा रहता है यहाँ, जिसको हम बोलते हैं पेट या आमाश, स्टोमच, आमाश। आमाशय के बाद में यहाँ पे छोटी आंत, ये छोटी आंत, छोटी आंत, और फिर जो है यहाँ से ये बड़ी आंत, शुद्रांत्र और वृहदांत्र बोलते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये बड़ी आंत और ये जो है छोटी आंत, शुद्रांत्र, और इसको बोला जाता है वृहदांत्र, वृहदांत्र। इस प्रकार से हमें पूछा गया आहार नाल के भागों का सही क्रम है। तो भोजन का डाइजेशन होना या जो है पाचन होना कहाँ से? मुख से शुरू होता है। सबसे पहले मुख, फिर ग्रास नली, आमाशय, फिर छोटी आंत, और फिर जो आपकी बड़ी आंत। तो इस प्रकार से क्या हो गया? मुख, आमाशय, शुद्रांत्र, ग्रास नली, वृहदांत्र। गलत हो गया, मुख के बाद में आमाशय नहीं आता है। मुख, उसके बाद में फूड पाइप, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, शुद्रांत्र, वृहदांत्र। मुख, आमाशय, ग्रास नली, शुद्रांत्र, वृहदांत्र। तो मुख के बाद में क्या आता है? ग्रास नली, और ग्रास नली के बाद में आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, शुद्रांत्र, वृहदांत्र। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर बी हो गया, मुख, ग्रास नली, आमाशय, शुद्रांत्र और वृहदांत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य पाइप यानी ग्रास नली की भित्ति के संकुचन और विस्तार को स्पेस, गति कहा जाता है। यानी फूड पाइप के अंदर जो भोजन पहुंचता है वो कौन सी गति से पहुंचता है? फूड पाइप के अंदर कर्मानुकुंचन, दोलन गति, सरल रेखीय, कंपन। फूड पाइप के अंदर जो जिस प्रकार से हम जब किसी भी जो है पेस्ट को जो पेस्ट होता है, फॉर एग्जांपल जो है आपका टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट को जब टूथपेस्ट कम रहती है अंदर, टूथपेस्ट जो है कॉलगेट, टूथपेस्ट की मात्रा जो है जब ट्यूब के अंदर कम होती है तो उसको हम जो है पिचकाते हैं, पीछे से दबाव डालते हैं, दबाव डालते डालते जो है टूथपेस्ट को बाहर निकालते हैं। तो ये जो गति होती है इसको कर्मानुकुंचन गति कहा जाता है। तो ये वाली जो गति होती है ये आपके फूड पाइप के अंदर होती है। पूछा गया ग्रास नाली के अंदर जो है कौन सी गति होती है, तो टूथपेस्ट के अंदर जब टूथपेस्ट कम होती है तो हम पीछे से जो है धकेलते हैं, उस स्थिति में टूथपेस्ट बाहर निकलती है। तो सिमिलरली
फूड का भी ऐसे ही, भोजन भी ऐसे ही। मुख से भोजन जब ग्रास नली में प्रवेश करता है तो कर्मानुकुंचन गति करता है। कौन सी गति? कर्मानुकुंचन। राइट आंसर हो गया कर्मानुकुंचन गति। नेक्स्ट देख लीजिए अगला क्वेश्चन, पित्त रस किस में बनता है? ये बात हमने पहले भी की है पिछले क्वेश्चन में। पित्त रस का संग्रहण पित्ताशय में होता है। और पित्त का स्त्रावण कौन करती है? पित्त का स्त्रावण जो है यकृत या लीवर करती है। यकृत जो है पित्त का स्त्रावण करती है। ये जो है आपकी रसायनशाला कहलाती है। रसायनशाला, रसायनशाला बोलते हैं इसको, लेबोरेटरी बोल दिया जाता है इसको। ये केमिस्ट्री की लेबोरेटरी है। आपकी यकृत जो पित्त का स्त्रावण करती है, या यूरिया का निर्माण होता है। ये विटामिनों के अवशोषण में सहायक हैं, विटामिनों की पाचन में सहायक हैं, जो पित्त का स्त्रावण करती है। पित्त रस बनता किसमें है? वृक, वृक यानी किडनी, लार ग्रंथि, यकृत, फेफड़े। राइट आंसर आपका हो गया यकृत, लीवर। लीवर, लीवर के अंदर जो है पित्त का निर्माण होता है। पित्त का संग्रहण पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लार में युक्त पाचक एंजाइम लार एमाइलेज से किसका पाचन शुरू होता है? लार के अंदर जो एक पाचक एंजाइम होता है जिसको हम एमाइलेज बोलते हैं, और एमाइलेज का पाचन किसके पाचन में जो है सहायक है? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, शर्करा और इनके स्टार्च के पाचन में जो है सहायक होता है एमाइलेज। एमाइलेज और टाइलिन ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक है। प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल इनका पाचन मुंह में नहीं होता है। मुंह में जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और मुंह के अंदर होती है लार ग्रंथियां, और लार ग्रंथियां जो है एमाइलेज का स्त्रावण करती है, जिससे आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपका, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत के अंदर जो है मेनली काम क्या है बड़ी आंत का? देखो, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, वसा का पाचन करना, जल का अवशोषण करना, और जो है प्रोटीन का पाचन करना। बड़ी आंत के अंदर जो है जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत जो है, जैसे ये छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत, उसके बाद में ये वाली जो है बड़ी आंत, ये बड़ी आंत, बड़ी आंत। और बड़ी आंत के अंदर जो है जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण। और जब बड़ी आंत के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, किसी प्रकार की जो है ये विकृत हो जाती हैं, बीमारियों से ग्रसित हो जाती हैं, उस स्थिति में जल का अवशोषण नहीं हो पाता है, तो हमें जो है लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। लूज मोशन, उल्टी दस्त, लूज मोशन प्रारंभ हो जाते हैं। जब जल का अवशोषण नहीं कर पाती है, इन्फेक्शन हो जाता है बड़ी आंत के अंदर, तो उल्टी दस्त की बीमारी हो जाती है, उल्टी दस्त। तो जल का अवशोषण कौन करती है? बड़ी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है? देखो, आमाशय के अंदर जो है 3 सेक्शन होते हैं। आमाशय के 3 भाग होते हैं, ये कार्डियक भाग, ये फंडिस, और ये आपका पाइलोरिक भाग। कार्डियक भाग, कार्डियक, ये भाग जो है फंडिस, फंडिस, और ये वाला सेक्शन पाइलोरिक सेक्शन, पाइलोरिक भाग, पाइलोरिक भाग। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रास नली फूड पाइप से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के कौन से भाग में पहुंचता है? ये ग्रास नली है, इससे भोजन सबसे पहले कौन से भाग में पहुंचेगा? कार्डियक भाग में, उसके बाद में फंडिस में, फिर पाइलोरिक भाग में। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो गया कार्डियक भाग। कार्डियक भाग, फंडिस, ग्रहणी, पाइलोरिक भाग। तो इस प्रकार से कार्डियक भाग के अंदर भोजन सबसे पहले पहुंचता है। फूड पाइप है ये, ग्रास नली है, और ग्रास नली से कार्डियक भाग में सबसे पहले भोजन पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं स्थित होती हैं। अभी हमने बात की थी कि आपके यहाँ एक मिश्रित ग्रंथि है आमाशय के पास में, और उसके अंदर एक कोशिकाओं का समूह होता है जिसके अंदर अल्फा, बीटा और गामा सेल्स होती हैं, और इन कोशिकाओं को कहा जाता है लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं। और ये लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं पाई जाती हैं अग्नाशय के अंदर। अग्नाशय में कहाँ पाई जाती हैं? अग्नाशय में। पूछा गया लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं कहाँ हैं? अग्नाशय के अंदर पाई जाती हैं। पैनक्रियाज बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहा जाता है अग्नाशय। जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियां जठर रस, पेप्सिन और रेनिन का स्त्रावण करती हैं,
और जठर ग्रंथियों की बात अभी हमने की थी कि आपका जो पाइलोरिक सेक्शन है ये आमाशय है, पेट है, आमाशय, इसका ये कार्डियक भाग, फंडिस भाग और ये पाइलोरिक भाग, पाइलोरिक पाइलोरिक सेक्शन। और पाइलोरिक सेक्शन के अंदर जो है जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जठर रस का स्त्राव करती हैं, पेप्सिन और रेनिन, और ये पाइलोरिक सेक्शन के अंदर पाई जाती हैं। तो ये आमाशय का भाग है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, आमाशय। जठर ग्रंथियां पाई जाती है आमाशय के अंदर, स्टोमच में, पेट में जठर ग्रंथियां जो है आमाशय के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध के दांतों की संख्या होती है, याद रखना है 20, दूध के दांत होते हैं 21, और फॉर्मूला जो है क्या हो जाएगा, ICPM, इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, इनकी संख्या 2102 अपॉन 2102 इंटू 2, ये इनकी संख्या हो जाएगी। इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, इनकी संख्या जो है 2102 अपॉन 2102 मल्टीप्लाई बाई 2, ये संख्या इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इंसिजर कितने होंगे, 2 और 2 4, और इंटू 2 8, इस प्रकार से कैनाइन कितने होंगे, 1 और 1 2, इंटू 2 4, और प्री मोलर 0, मोलर की संख्या 2 और 2 4, इंटू 2 8, इस प्रकार से टोटल हम ऐड करेंगे तो आपका 8 और 8 जो है 16 और 4 टोटल हो जाएंगे 20। तो दूध के दांतों की संख्या होती है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। पाचन, मानव पाचन के विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या है। पाचन का फेज दिया हुआ है कि भोजन का जो डाइजेशन होता है, पाचन होता है, उसके सही सीक्वेंस क्या होगी। देखो, पहला है पाचन, अवशोषण, अंतर्ग्रहण, अनुकूलन, बहिक्षेपण। नेक्स्ट है अंतर्ग्रहण, अवशोषण, अनुकूलता, फिर पाचन, बहिक्षेपण। नेक्स्ट आपका है अंतर्ग्रहण, पाचन, फिर अवशोषण, अनुकूलता, बहिक्षेपण। अगला है पाचन, अवशोषण, अंतर्ग्रहण, बहिक्षेपण और अनुकूलता। देखो, सबसे पहले हम भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है अंतर्ग्रहण, भोजन को जो है अंदर लिया हमने, शरीर के अंदर जो है भोजन को ग्रहण किया, तो अंतर्ग्रहण हो गया सबसे पहले, अंतर्ग्रहण, भोजन को ग्रहण किया, अंतर्ग्रहण। उसके बाद में हम क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करने के बाद में भोजन का जो है डाइजेशन करते हैं, यानी भोजन को तोड़ते, जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं उसको सरल अणुओं में तोड़ते हैं, और साथ ही साथ जो है हम उसका जो है रासायनिक क्रिया द्वारा, भौतिक क्रिया द्वारा उन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पाचन। तो अंतर्ग्रहण, फिर जो भोजन का पाचन किया, पाचन के बाद में एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषण। और उसके बाद में उससे जो सहायक चीजें होती हैं या जो शरीर के लिए जरूरत चीजें होती है उनका कर लिया जाता है अनुकूलन, और अनुकूलन के बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका निष्कासन कर दिया जाता है, उसको बोला जाता है बहिक्षेपण। सबसे पहले हम जो है भोजन को ग्रहण करते हैं, अंतर्ग्रहण, फिर डाइजेशन करते हैं, पाचन करते हैं, उसके बाद में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो चीजें रिक्वायरमेंट है उनको अवशोषित कर लिया जाता है, फिर हम जो है अनुकूलन करते हैं, निश्चित स्थान पर जो है जो चीजें शरीर को चाहिए उनको भेज दिया जाता है, और फिर निष्कासित कर दिया जाता है, बहिक्षेपण। तो सीक्वेंस हो गई अंतर्ग्रहण, उसके बाद में पाचन, फिर अवशोषण, अनुकूलता और बहिक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव तंत्र निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है। देखो, सबसे पहले हमें जो पूछा गया पाचक एंजाइम नहीं है, सबसे सावधानी यही रखनी है कि हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, नहीं को नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चन डायरेक्ट कर लेते हैं। पाचन एंजाइम है ट्रिप्सिन, देखते ही जो है सही कि ये तो आ ही रहा है, ट्रिप्सिन सही है, पर हमें नहीं का विशेष ध्यान रखना है। कहीं प्रश्न के अंदर नहीं है तो सबसे पहले नहीं पर गोला लगा लेना है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये नहीं है या फिर हाँ है। उसके बाद में हम जो है बात करते हैं पाचक एंजाइम नहीं है। पहला ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन जो है अग्नाशय द्वारा स्त्रावित एंजाइम है। गैस्ट्रीन अभी देखते हैं, टाइलिन जो है लार ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित एंजाइम है, और पेप्सिन आमाशय द्वारा स्त्रावित एंजाइम है। तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को बचाता है, अग्नाशय द्वारा स्त्रावित एंजाइम है। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लार ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित हार्मोन है। पेप्सिन का स्त्रावण जो आमाशय करता है, जो प्रोटीन को बचाने में सहायक। तो राइट आंसर क्या हो गया, गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन जो है ये पाचक एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन अग्नाशय द्वारा स्त्रावित पाचक एंजाइम है, प्रोटीन को बचाता है, और टाइलिन लार ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित पाचक एंजाइम है, जो कार्बोहाइड्रेट को बचाता है, और पेप्सिन, पेप्सिन आमाशय द्वारा स्त्रावित पाचक एंजाइम है,
जो आपका प्रोटीन को पचाता है। तो राइट आंसर हो गया गैस्ट्रीन। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपका कथन ए है, असेसमेंट क्या है, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल और केवल छोटी आंत में होता है। ये क्या राइट कथन है, असर्शन राइट है। इसको जो है समझते हैं कि क्या आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन छोटी आंत में होता है? नहीं, क्योंकि प्रोटीन का पाचन आपका आमाशय में प्रारंभ हो जाता है। हम अभी बात कर रहे थे कि आमाशय के जो है टोटल 3 सेक्शन होते हैं, कार्डियक सेक्शन, पाइलोरिक और नेक्स्ट आपका जो है फंडिस और नेक्स्ट आपका पाइलोरिक। पाइलोरिक 3 भाग हो गए। और पाइलोरिक भाग के अंदर जो जठर ग्रंथियां होती हैं, ये जठर रस पेप्सिन और रेनिन का स्त्राव करती हैं। पेप्सिन जो मेन सेल होती है, मुख्य कोशिकाएं होती हैं, ये मुख्य कोशिकाएं पेप्सिन का स्त्राव करती है। और पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है। इस प्रकार से प्रोटीन का पाचन अगर हम बात करें, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? आमाशय से शुरू हो जाता है, क्योंकि पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। और यहाँ जो है अगर हम बात करें, ये कौन सा सेक्शन है, ये आमाशय है, स्टोमच है, पेट है। तो इस प्रकार से केवल और केवल छोटी आंत प्रोटीन का पाचन नहीं करती है। प्रोटीन का पाचन जो आमाशय में भी होता है। अग्नाशय भी जो है ट्रिप्सिन एंजाइम से प्रोटीन को पचाने की कोशिश करती है। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल छोटी आंत में, छोटी आंत के अंदर नहीं होता है। ये आपका जो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट रीजन देखिए, कारण क्या है, अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत में छोड़ा जाता है। ये सही है कि अग्नाशय जो है कौन सी एंजाइम का स्त्राव करती है, ट्रिप्सिन का, प्रोटीन को बचाने के लिए। अग्नाशय जो है प्रोटीन को बचाने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम का स्त्राव करती है और इसको छोटी आंत में छोड़ा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए गलत है, आर सही है। डी राइट आंसर हो गया आपका, ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का सही ह्रासवान क्रम है, यानी कि जो है लंबा फिर उससे छोटा, उससे छोटा, घटता हुआ क्रम है। ह्रासवान पूछा गया है, यानी कि जो है घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। देखो छोटी आंत के जो है टोटल 3 सेक्शन होते हैं। ये छोटी आंत है और इस छोटी आंत के अंदर जो है 3 सेक्शन होते, 3 भाग होते छोटी आंत के, फिर बड़ी आंत शुरू हो जाती है। छोटी आंत के अंदर सबसे पहले जो है आपका डुडेनम, ये डुडेनम जिसको ग्रहणी बोलते हैं, डुडेनम। उसके बाद में जेजुनम, ये जेजुनम। अग्र सूत्रांत्र बोलते हैं, अग्र सूत्रांत्र। और उसके बाद में आपका इलियम, इलियम, इसको हम सूत्रांत्र बोलते हैं, सूत्रांत्र। और अगर इनकी लेंथ की बात करें, कारण कि इनकी जो लंबाई है, सबसे ज़्यादा लंबाई इलियम की होती है। इलियम सेक्शन है, ये सबसे लंबा होता है, लगभग आपका जो है 3.5 मीटर का होता है। उसके बाद में जो है अगला आपका जेजुनम जो सेक्शन है, जेजुनम, जेजुनम सेक्शन, ये 2.5 मीटर का होता है। और लास्ट में जो आपका डोडुनम भाग होता है, डुडेनम जो भाग होता है, डुडेनम, ये लगभग जो है 1 मीटर का होता है। इस प्रकार से इसकी टोटल लेंथ या टोटल लंबाई जो है 7 मीटर होती है, छोटी आंत या सूत्रांत्र की। तो सूत्रांत्र के अंदर जो लंबाई का घटता क्रम है, आप समझ लीजिए। सबसे जो लास्ट में होता है सूत्रांत्र या शेषांत्र बोलते इलियम को, शेषांत्र, ये सबसे लंबी है। शेषांत्र या इलियम जो है सबसे लंबी है। इलियम जो है इसमें भी है, इलियम इसमें भी है। उसके बाद में जो है 2 नंबर पे आता है जेजुनम और 3 नंबर पे आता है डुंडेनम। घटता हुआ क्रम है इलियम, फिर जेजुनम, फिर डुंडेनम। तो हमें जो है कौन सा राइट हो गया आपका, इलियम, जेजुनम और डुंडेनम। डी इज राइट हो गया, शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। इस प्रकार से इसको अग्र सूत्रांत्र जेजुनम को बोला जाता है, या फिर जेजुनम को कहा जाता है आपका मध्यांत्र और जो है ग्रहणी। इंग्लिश में लिख रखा है इलियम, जेजुनम, डुडेनम। इस प्रकार से राइट आंसर हो गया घटता हुआ क्रम, सबसे लंबी इलियम, उससे छोटी जेजुनम और उससे छोटी
डुडेनम। तो राइट आंसर हो गया शेषांत्र मध्यांत्र गृहिणी इलियम जेजुनम डुडेनम, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एंजाइम मूलतः है, एंजाइम किससे बने हुए हैं? एंजाइम आपके प्रोटीन से बने हुए हैं। राइट आंसर हो गया आपका प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतिम क्वेश्चन, अगर अग्नाशय में खराबी हो जाए तो क्या होगा? अब देखिए अग्नाशय दो काम करता है, एक तो एंजाइमों का स्त्रावन करता है और दूसरा हार्मोनों का स्त्रावन करता है। अग्नाशय के जो है दो काम है, एक तो जो है हार्मोनों का स्त्रावन करना और एक एंजाइम का स्त्रावन करना। और अग्नाशय के अंदर जो है इसके अग्नाशय वाले सेक्शन के अंदर अगर हम बात करें, अग्नाशय के अंदर जो है तीन तरीके की सेल होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। तीन तरीके की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और गामा सेल्स, गामा कोशिकाएं। और ये आपकी ग्लूकागॉन हार्मोन का स्त्रावन करती है अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन करती है और गामा सेल्स सोमेटोस्टेनिन हार्मोन का स्त्रावन करती हैं। और अगर इनकी कोई प्रॉब्लम हो जाए, इनके अंदर कोई दिक्कत आ जाए, उस स्थिति में अल्फा सेल, गामा सेल, आपकी जो है बीटा सेल्स ये काम नहीं करेगी। अब नहीं करेगी तो क्या होगा? देखो पाचन क्रिया ठीक तरह से नहीं होगी, क्योंकि हालांकि इसमें थोड़ा बहुत प्रभाव है लेकिन ये प्रभावी आंसर नहीं है आपका, क्योंकि जो है पाचन क्रिया तो आपकी आमाशय के, छोटी आंत, फिर यकृत, इनके द्वारा भी संपन्न हो सकती है। नेक्स्ट आपका इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो है अल्फा सेल और बीटा सेल्स काम नहीं करेगी, तो नहीं तो इंसुलिन बनेगा, नहीं ग्लूकागॉन बनेगा। राइट आंसर हो गया इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। रक्त निर्माण बंद हो जाएगा, रक्त का निर्माण जो है बोन मेरो अस्थि मज्जा में होता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर हाइपरटेंशन यानी रक्तचाप बढ़ जाएगा, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो गया? इंसुलिन या ग्लूकागॉन नहीं बनेंगी। इस प्रकार से ये पूरा सेशन होता है साइंस का। और मैराथन 06 के लिए हमने टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन का प्रावधान किया गया है, क्योंकि विद्यार्थियों की ये बहुत बड़ी डिमांड थी और उस डिमांड को मद्देनजर रखते हुए हमने ये एक अवसर दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है, ताकि कोई विद्यार्थी जिन्होंने मैराथन या तो कर रखा है या फिर अदर किसी कोचिंग से या फिर अदर कहीं सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए सुविधा प्रदान की गई है। और इस सिस्टम के माध्यम से जो M06 की टेस्ट सीरीज है, उसके माध्यम से प्रत्येक टॉपिक का जो है आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। और साथ ही साथ जो है टेस्ट सीरीज के अंदर जो एक्सपर्ट टीम है, ये समय समय पर जो है टेस्ट बनाती है, तो बाजारू जो मॉडल पेपर है उससे कई गुना ये बेहतर साबित होगी। और प्रत्येक टॉपिक में अगर इतने क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तो नो डाउट आपका वो टॉपिक, आप टॉपिक पढ़िए और उसके ये क्वेश्चन देखिए, आपको जो है सारा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और चैप्टर पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर मिला आपको, अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको आप जी। और राज्य का दोहा याद आता है कि समझदार नर सुजान चूके नहीं, अवसर रो ओशान रहे घना दिन राज्य। समझदार नर सुजान चूके नहीं और अवसर रो ओशान रहे घना दिन राज्य। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये अवसर हैं, इसको भुलाना नहीं है, चूकना नहीं है, इसको जो है जीना है। और M06 की जो टेस्ट सीरीज है उसका पूरा आपको लाभ उठाना है। जय हिंद, जय भारत।